आज हम लोग यूनिट 5 विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एक स्थिर जो आवेश होता है प्लस क्यू केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि नियत चाल से गतिमान आवेश या स्थिर धारा स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो मैक्सवेल के अनुसार त्वरित आवेश परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र और परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो किसी आवृत्ति से दोलनशील एक आवेश त्वरित आवेश का एक उदाहरण है। तो दोलनशील आवेश आकाश में दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो दोलनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यह विद्युत क्षेत्र पुनः क्या करता है, दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और यह क्रम लगातार जारी रहता है। तो इस प्रकार दोलनशील विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को उत्पन्न करते रहते हैं। फलस्वरूप आकाश में विशेष प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि आकाश में उत्पन्न होती है, आकाश कहने का मतलब त्रिविमी। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे त्रिविमी, जिसमें 3 अक्ष होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार ज्यावक्रीय दोलन करते हैं कि ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E है और यहाँ पर त्रिविमी आकाश में चुम्बकीय क्षेत्र B है। अब ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो चुम्बकीय क्षेत्र है, वो तरंग संचरण की दिशा में इस प्रकार दोलन करते हैं। ये जो हमारा है ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा। तो तरंग संचरण की दिशा में क्या करते हैं, ज्यावक्रीय दोलन करते हैं। तो इसे कहा जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसे कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण लिखिए। तो परिभाषा तो हम देख चुके, अब इसके गुण देखते हैं। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं ये दोलनीय आकाश अथवा त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा इसका गुण है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। तीसरा होता है, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत समान कला में दोलन करते हैं। ठीक, यहाँ पर जो कला बन रहा है वो क्या है, समान है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। पांचवा है, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। पांचवा इसका गुण क्या है कि इसमें जो क्या है, प्रकाश का वेग है वो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के आयामों के अनुपात के बराबर होता है। छठवां होता है, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र या चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। इससे ये सिद्ध होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कोई भी आवेश नहीं होता। सातवां है, ये तरंगे मुक्त आकाश में समान वेग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती है और इस तरंगों का निर्वात में वेग समीकरण होता है c=1/√μ0ε0 और अन्य माध्यम में इसका समीकरण होता है v=1/με। और इसका अगला गुण है, ये तरंगे ध्रुवित होती है। आठवां इसका गुण है, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। यह ऊर्जा विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र में समान रूप से वितरित होते रहती है। ठीक, तो ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण। तो इस प्रकार से आप लोग को विद्युत चुम्बकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगों में अंतर याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे और
यांत्रिक तरंगे में अंतर। अगला पूछा जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंग और ध्वनि तरंग में अंतर। ठीक, तो ये दोनों तरंगों में अंतर आप लोग को याद होना चाहिए। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो विभिन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनकी आवृत्ति के क्रम में वर्गीकृत किया गया है। इन वर्गीकरण को ही हम लोग कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। जैसे बढ़ती आवृत्ति या घटते तरंग दैर्घ्य के क्रम में हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम इस प्रकार लेते हैं। पहला होता है रेडियो तरंग, दूसरा होता है सूक्ष्म तरंगे, तीसरा होता है अवरक्त तरंगे, चौथा होता है दृश्य प्रकाश तरंगे, पांचवा होता है पराबैंगनी तरंगे, छठवां होता है एक्स किरणें, सातवां होता है गामा किरणें। तो इस प्रकार से 7 विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, इनके आवृत्ति के क्रम में वर्गीकृत करते हैं और इसी को कहा जाता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहला हम देखेंगे रेडियो तरंग क्या होती है। तो इन तरंगों की आवृत्ति लगभग 500 किलो हर्ट्ज होती है से 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच होती है और इनका तरंग दैर्घ्य 6×10⁻² मीटर से 0.3 मीटर के बीच होता है। और ये तरंगे दोलित्र परिपथों के द्वारा उत्पन्न होती है और चालक तार में त्वरित आवेशों के प्रवाह में ये तरंगे उत्पन्न होती है और तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण ये तरंगे विवर्तित हो जाती है और इन तरंगों का उपयोग हम लोग रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में करते हैं। अगला हम लोग देखेंगे सूक्ष्म तरंगे। तो सूक्ष्म तरंगे लघु तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगे होती है। इन तरंगों की आवृत्ति परास 3 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक होती है और इनका जो तरंग दैर्घ्य है वो 0.1 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच होता है। इन तरंगों का उत्पादन विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूबों जैसे मैग्नेट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन, गन डायोड आदि के द्वारा किया जाता है। इन तरंगों का तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, अतः बड़े आकार के अवरोधों पर ये किरणें विवर्तित नहीं होती है और इसका उपयोग हम लोग रडार प्रणाली और दूरसंचार में, माइक्रोवेव ओवन में खाद्य पदार्थों को गर्म करने में करते हैं। अगला है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड वेव्स। तो इन तरंगों की आवृत्ति 3×10⁻11 हर्ट्ज से 4×10⁻14 हर्ट्ज के बीच होती है और ये जो हमारा तरंग दैर्घ्य है ये 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होती है और ये तरंगे गर्म पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होती है। इन तरंगों को ऊष्मा तरंगे भी कहते हैं क्योंकि ये तरंगे पदार्थों पर आपतित होती है तो पदार्थों के अणु इन तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और पदार्थ गर्म हो जाते हैं और ये तरंगे ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ये तरंगे फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित नहीं करती है और जो अवरक्त तरंगे हैं इसका जो उपयोग है ये हम लोग अवरक्त लैंपों का उपयोग काय चिकित्सा में करते हैं।
इन तरंगों का उपयोग अंधेरे, धुंध या रात में फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। और ग्रीन हाउस में पौधों को गर्म रखने में इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। उपग्रह में लगे अरक्त संसूचकों का उपयोग पौधों की वृद्धि का प्रेक्षण करने तथा सैनिक उद्देश्यों में किया जाता है। और घरेलू विद्युत उपकरण जैसे टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्डर, हाई-फाई प्रणालियों के रिमोट नियंत्रकों में हम लोग इन अरक्त किरण तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला हम लोग देखेंगे दृश्य प्रकाश तरंगे। तो इन तरंगों की जो आवृत्ति परास है वो 4×10⁻14 हर्ट्ज से 7×10⁻14 हर्ट्ज के बीच होती है। और इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होती है। और सूर्य दृश्य प्रकाश तरंगों का प्रमुख स्रोत सूर्य है। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, आर्क लैंप आदि से प्राप्त प्रकाश दृश्य प्रकाश होता है। दृश्य प्रकाश उत्तेजित परमाणुओं की मूल अवस्था में लौटने पर उत्सर्जित होती है। और दृश्य प्रकाश दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। यह रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, फलस्वरूप फोटोग्राफिक प्लेट प्रभावित हो जाती है। और दृश्य प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखकर ही हम जगत के बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ठीक, उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे पराबैंगनी तरंगे। तो जो पराबैंगनी तरंग होती है, इन तरंगों की आवृत्ति 7×10⁻14 हर्ट्ज से 5×10⁻17 हर्ट्ज के बीच होती है। और जो इसका तरंग दैर्घ्य है वो 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर के बीच होती है। और पराबैंगनी तरंगे सूर्य बहुत गर्म पिंडों एवं विशिष्ट लैंपों से उत्पन्न होती है। किसी परमाणु के आंतरिक सेलों में जब इलेक्ट्रॉनों का एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तो पराबैंगनी तरंगे उत्पन्न होती है। ये तरंगे फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती है, किंतु दृश्य प्रकाश की तुलना में रासायनिक परिवर्तन के लिए अधिक सक्रिय है। और ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, गैसों को आयनित करती है। और इसका उपयोग हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में करते हैं। हीरे, जवाहरात, ताजे अंडों तथा घी की शुद्धता का पता लगाने में हम लोग पराबैंगनी तरंग का उपयोग करते हैं। फिंगरप्रिंट का पता लगाने में इसका प्रयोग करते हैं। और जल शोधक में पराबैंगनी लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में करते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला होता है एक्स किरणें। तो एक्स किरणें क्या है? तो इन किरणों की जो आवृत्ति परास है वो 3×10⁻16 हर्ट्ज से 3×10⁻21 हर्ट्ज के बीच होती है। और इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो 10 नैनोमीटर से 10⁻⁻4 नैनोमीटर के बीच होती है। धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार से ये किरणें उत्पन्न होती हैं। और ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती है, गैसों को आयनित करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। इनकी वेधन क्षमता गामा किरणों की तुलना में कम होती है। एक्स किरणें मानव शरीर को भेद सकती है, किंतु हड्डियों, धात्विक पदार्थों आदि द्वारा रोक ली जाती है। और जो एक्स किरणें हैं इसका उपयोग हम लोग चिकित्सा संबंधी जांच जैसे टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में, शरीर के अंदर बाह्य कणों की उपस्थिति जैसे सिक्का, गोली आदि का पता लगाने में करते हैं। क्रिस्टलीय संरचना में भी हम लोग एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। और विशेष प्रकार के कैंसर, ट्यूमर आदि के इलाज में भी। और इंजीनियरिंग क्षेत्र में धात्विक पदार्थों में दरार, दोष आदि का पता लगाने में। और जासूसी में जैसे शरीर या बैग के अंदर छुपाकर रखे गए प्रतिबंधित सामग्रियों का पता लगाने में। अगला हम लोग देखेंगे गामा किरणें क्या है। तो इन किरणों का आवृत्ति परास लगभग 3×10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 3×10⁻22 हर्ट्ज के बीच होती है।
और इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर से भी कम होता है। और इन विकिरणों की जो उत्पत्ति है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं से होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, रेडियम आदि से ये विकिरण स्वतः ही उत्सर्जित होते रहते हैं। और ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती है। ये किरणें गैसों को आयनित कर देती है और ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है और इन किरणों की वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। और इसका उपयोग हम लोग एथिलीन से पॉलीथीन बनाने में, नाभिकीय संरचना का पता करने में, अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में, कैंसर का इलाज करने में गामा किरणें का उपयोग करते हैं। तो ये था विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सूर्य से आने वाले दृश्य प्रकाश के साथ साथ लघु तरंग दैर्घ्य की अवरक्त तरंगे भी पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है, जिससे पृथ्वी की सतह तथा उस पर स्थित वस्तुएं क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो पृथ्वी की सतह एवं गर्म वस्तुएं दीर्घ तरंग दैर्घ्य की अवरक्त तरंगें उत्सर्जित करती है। तो वायुमंडल की निचली परतें इन तरंगों को रोक देती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, आसमान में छाए बादल भी इन तरंगों को रोक देते हैं। तो फलस्वरूप दीर्घ तरंग दैर्घ्य की अवरक्त तरंगे परावर्तित होकर पुनः वापस आ जाती है। अतः रात के समय भी पृथ्वी के समीप का वातावरण गर्म रहता है। तो इस प्रभाव को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे? पृथ्वी के वायुमंडल के निचली परतों और बादलों से परावर्तित होकर अवरक्त तरंगों द्वारा पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने की क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो खुले मैदान में पौधों को उगाने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है, जिनकी दीवारें और छत कांच की बनी होती है। दिन के समय सूर्य से आने वाला प्रकाश और लघु तरंग दैर्घ्य की अवरक्त तरंगे पौध घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जो कमरे के अंदर वातावरण को गर्म करती है। तो अंदर के गर्म पौधे दीर्घ तरंग दैर्घ्य की अवरक्त तरंगे उत्सर्जित करती है और ग्रीन हाउस की जो दीवारें हैं एवं छत इन तरंगों को परावर्तित कर देती है, बाहर निकलने नहीं देती। तो फलस्वरूप रात के समय ग्रीन हाउस का वातावरण गर्म बना रहता है।